और आज का अपना टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में अपन पढ़ने वाले हैं दो मेथड, एक नर्वस मेथड और केमिकल मेथड। नर्वस मेथड का मतलब है कि अपन के ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन की जो एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन किस तरह से मेंटेन करना है वो अपन ब्रेन से करेंगे, ठीक है। और केमिकल मैकेनिज्म में अपन के केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व होंगे कि ऑक्सीजन का लेवल घट गया या अपन का CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो गया या H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आता है अपन का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। दो मेथड होती हैं। नॉर्मली क्वाइट रेगुलर ब्रीदिंग अकर्स बिकॉज ऑफ टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो दो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती हैं जिनकी वजह से ये अपन की हो पा रही है। अब दो कौन कौन सी हैं? पहली है नर्वस मैकेनिज्म या न्यूरल मैकेनिज्म और दूसरा है अपन का केमिकल मैकेनिज्म, ठीक है। नर्वस मैकेनिज्म क्या होती है? नर्वस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब सेंटर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? अपन के ब्रेन में। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी सेंटर आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। ये कहाँ पे हैं? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन के कौन से पार्ट में? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो इसमें मिड ब्रेन नहीं आएगा, इसमें आएगा कौन? पोन्स आएगा और उसके नीचे क्या रहता है? मेडुला। तो इन दोनों में सिचुएशन के हिसाब से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उनको अपन ने क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो पहले होते हैं मेडुलरी सेंटर्स। तो मेडुला में होते हैं और फिर पोन्स में होते हैं। तो पहले अपन देख ले रहे हैं मेडुलरी सेंटर्स। तो ये है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको मेडुला। तो मेडुला में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला क्या है? मेडुला है, ठीक है। तो मेडुला में कौन कौन से अपन ने? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये किसमें? मेडुला में। ये ऊपर वाला है पोन्स। तो पोन्स में कौन कौन सा अपन का? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये किसमें है अपन का? पोन्स में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस मैंने बता दिया आपको, पोन्स वाले और मेडुलरी। तो मेडुलरी सेंटर, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सिचुएशन कहाँ पे होती है? सिचुएटेड इन न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटेरियस। जो जहाँ पे सिचुएटेड है उस वाले न्यूक्लियस को अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटेरियस। ये रहा, ये जो न्यूक्लियस रहेगा ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस सॉलिटेरियस और इसको एम्बिगस, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब वही ग्रुप ऑफ जो अपन की सेल बॉडीज रहती है न्यूरॉन की, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? अपन न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। CNS में। रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिक रिदम मतलब अपन की बेसिक रिदम कितनी होती है? 12 से 16 टाइम पर मिनट इतनी रहती है ना। तो ये मेंटेन करने में अपन के डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनर्वेट करते हैं प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सी वाली? इंस्पायरेशन वाली। इंस्पायरेशन की प्राइमरी मसल कौन सी होती है? अपन का डायफ्राम, ठीक है। तो उसके लिए इनर्वेट करता है और बेसिक रिदम को मेंटेन करे रहता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ये क्या कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? न्यूक्लियस एम्बिगस में सिचुएटेड होते हैं। फंक्शन क्या होता है? इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग होता है जैसे कि जो अपन नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम वाली, ठीक है। और एक्टिव कब होते हैं? जब फोर्स ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा बाहर, उस वाले में। दीज न्यूरॉन स्टिमुलेट बोथ इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों मसल को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। और ताकि क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ पाए थोड़ा सा कैविटी का और कम हो पाए, ठीक है। तो ये आ गया अपन का वेंट्रल रेस्पिरेटरी। तो इतना समझ आ गया अपन को। डोर्सल वाला जो अपन की नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और वेंट्रल वाला जब अपन उसको खींच रहे हैं, बहुत गहरी सांस ले रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अपन देखते हैं पोन्टाइन सेंटर। तो पोन्टाइन में कौन? एपन्यूस्टिक पढ़े थे और न्यूमोटैक्सिक। एपन्यूस्टिक में कौन सा सिचुएशन कहाँ पे होती है? रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पोन्स। देखो, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है? ये अपन के वाइट फाइबर्स जा रहे हैं, इनके बीच में अपन की ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपन रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? रेटिकुलर फॉर्मेशन। इस रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है? अपन को ये एक्टिवेट रखे रहता है, मतलब एक्टिव रखे रहता है, अपन के अटेंशन के काम में आता है। तो मैं आपको CNS में बता दूंगा इसका। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, जो अपन का पोन्स है उसके लोअर पार्ट में भी रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है और अपर पार्ट में भी रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। ये वाला है, देखो, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ठीक है। तो अपर पार्ट में भी रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, लोअर पार्ट में। तो ये किस पार्ट में है? लोअर पार्ट में। और ये कौन से में है? अपर पार्ट में है, ठीक है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पोन्स। फंक्शन प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी ड्राइव बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन डोर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स। देखिए, डोर्सल वाले क्या बेसिक रिदम में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? इंस्पायरेशन, वो क्या पे काम कर रहा था? प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, इस पर हेल्प कर रहा था ना। तो अब क्या करेंगे? ये जो अपन के एपन्यूस्टिक सेंटर है, ये करते हैं उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करते हैं, इंस्पायरेशन की डेप्थ को इंक्रीज़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इंस्पायरेशन नहीं चल रहा है, तो उससे क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, बढ़ जाएगा लंग्स का, और बहुत ज़्यादा एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेगा? एक पॉइंट तक अपन को उसका रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए फिर पाए जाते हैं अपन के न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
ये कहाँ पे होते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ अपर पोन्स में। तो कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेटरी रैम्प। इंस्पायरेटरी रैम्प मतलब ये जो अपन के एपिनिस्टिक सेंटर की वजह से हो रही थी कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन की कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही थी, तो उसको क्या स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद फिर क्या उतनी लेवल तक आ जाएंगे, मान लीजिए 3,500 इतनी ml तक गैस आ गई। अब इसके अलावा और ज़्यादा लिए जा रहे, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि एक बार में इतनी सांस ले पाए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, वो वहाँ पे स्विच ऑफ कर देगा। स्विच ऑफ करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपायरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से कंट्रोल डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कितना डेप्थ तक होना चाहिए, कितनी गहराई तक होना चाहिए, वो कंट्रोल करता है। ऑल्सो इनिबिट एपिनिस्टिक सेंटर, और साथ ही क्या करेगा, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को भी इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है, उनको इनिबिट करेगा। इस तरह से क्या करता है, ये इंस्पायरेशन ख़त्म होते ही एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल मैकेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो चेंजेस इन केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर्स। केमिकल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं केमिकल कंस्टिट्यूट। तो केमिकल कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, जैसे उनमें कोई चेंज हुआ, मान लो कोई भी किसी का भी लेवल कम हुआ, तो वो क्या करेंगे, कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं अपन की ब्लड वेसल्स में, उनको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। कुछ कीमोरिसेप्टर्स देख लेते हैं। एक तो ये है अपन का, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होता है। सेंट्रल मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाने वाला। तो ये देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, कीमोसेंसिटिव एरिया। ये अपन के पेरिफेरल रिसेप्टर हैं। पेरिफेरल में ये क्या है, एओर्टिक बॉडीज़, और यहाँ पे कैरोटिड बॉडी। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे यहीं पे तो हार्ट है अपन का, ये हार्ट का मान लो अपन के लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा ना इसमें, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है ब्लड। कोई भी चेंज हो रहा है तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम है इसमें, जो बॉडी के लिए उतना जितना चाहिए तो उतना नहीं है, और अपन के कैरोटिड में के ब्रेन में जितनी ऑक्सीजन जाना चाहिए उतनी नहीं जा पा रही है। तो ये पहले से इसको देख लेते हैं। वेगस नर्व में क्या, एक एओर्टिक नर्व जुड़ती है, वो इसको लिए पता लगा लेती है, और एक हेरिंग नर्व होती है, ठीक है, जो ग्लासोफेरिंजिया से जुड़ी रहती है। और ये होता है अपन का सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो क्या होता है, चेंजेस इन केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर। तो केमिकल मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है, केमिकल कंस्टिट्यूट में के लेवल में कम होने पर क्या होता है, जो कीमोरिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। कीमोरिसेप्टर कितने टाइप के बता दिए मैंने, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल कहाँ पे था अपन के, वहीं ब्रेन स्टेम में बताया, और जो पेरिफेरल थे वहाँ का एओर्टिक बॉडीज़ और कैरोटिड बॉडीज़ बताई, ठीक है। अब क्या होता है, हाइपोक्सिया, जैसे कि हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या होता है, PO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाइपरकैप्निया, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन या फिर इंक्रीज हुई। तो ये 3 चेंजेस क्या करते हैं, कीमोरिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये एक्टिवेट जब इनकी लेवल में कोई दिक्कत होती है तो क्या होता है, वेंटिलेशन कम हो जाता है, सांस लेने की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई। डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ब्लड, इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन, या फिर इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, या तो क्या हो गई, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, इसका इन दोनों का तो माइल्ड इफेक्ट, मेन इफेक्ट इसका रहता है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हाइपोक्सिया, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। साथ ही डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन CSF में डिफ्यूज होने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे H+ आयन बन रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, अपन का सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एफरेंट इम्पल्स विया हेयरिंग नर्व एंड एओर्टिक नर्व। तो हेयरिंग एओर्टिक नर्व के थ्रू क्या जाएगा, एफरेंट इम्पल्स जाएगा, जो क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ईफरेंट इम्पल्स टू रेस्पिरेटरी मसल्स, ईफरेंट इम्पल्स कहाँ पे जाएगा, पहले कहाँ पे, डोर्सल रेस्पिरेटरी ऑफ न्यूरॉन्स पे गया, फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स पे, जो क्या करेगा, इंक्रीज वेंटिलेशन। डोर्सल वाले पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वही डेप्थ पे मेंटेन कर रहा था, कितना गहरा जाना हो, कितना कैसा रखना है, ठीक है। तो ये एफरेंट इम्पल्स टू रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल की एक डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, वो आदेश देगा। कौन सी मसल की, प्राइमरी मसल, वो क्या करवाएगा, वेंटिलेशन इंक्रीज करवा देगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।